सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर पॉइंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम यूनिट 4 को पढ़ने वाले हैं, जो है एक्सेप्शनल चाइल्ड के बारे में और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आइडिया तो हमें कुछ कुछ पहले से हो गया है। आज हम कुछ स्पेशली जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्सेप्शनल चाइल्ड का। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और देखिए। सो लेट्स मूव। ये कुछ क्वेश्चंस सेक्शन है और ये कुछ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ये रिपीटेडली पूछे गए हैं, PYQs। यू कैन सी इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके मीनिंग बताइए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उनकी एजुकेशनल में क्या क्या हमें प्रोविजंस को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, एक्सेप्शनल चाइल्ड कौन है? सो एक्सेप्शनल चाइल्ड वो बच्चे हैं जो एवरेज या फिर नॉर्मल बच्चों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है या फिर बहुत कम कैपेबल है किसी भी काम को करने के लिए। उन्हें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है और स्पेशल टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत होती है। टेलफोर्ड ने बोला है कि जो एक्सेप्शनल है ये कॉमनली अप्लाई की जाती है उन चिल्ड्रंस के ऊपर जो नोटेबली एवरेज चिल्ड्रन से थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किर्क ने बोला है कि जो एक्सेप्शनल चाइल्ड है वो डेविएट कर जाता है फ्रॉम नॉर्मल इन मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक टू सच एन एक्सटेंट ही रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस और स्पेशल एजुकेशन। यानी कि एक्सेप्शनल चाइल्ड वो बच्चा है जो नॉर्मल में मेंटल, फिजिकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है डेविएट कर जाता है, मुड़ जाता है एक ऐसे एक्सटेंट की तरफ, एक ऐसी तरफ वो मुड़ जाता है जहाँ उसे एक स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए, चाहे तो वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है या फिर वो बहुत ज़्यादा कम कैपेबल है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है एक्सेप्शनल चाइल्ड की। सो एक ऐसा बच्चा जो एवरेज से अलग हो, ग्रेटली डिफ़र करता हो, बहुत ज़्यादा उसे आराम से नोटिस किया जा सकता हो कि ये जो बच्चा है ये दूसरों से अलग है। कॉमनली अप्लाइड टू चिल्ड्रन हु डिफ़र नोटेबली फ्रॉम एवरेज चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का जो टैग है वो हम कॉमनली उन बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं जो हमें नॉर्मल या फिर एवरेज बच्चों से अलग दिखाई देते हैं। एक एक्सेप्शनल चाइल्ड जो है हमेशा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डेविएट कर जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। उसका जो विकास है वो अलग ही तरीके से होता है। एक एक्सेप्शनल चाइल्ड कभी भी रेगुलर क्लासरूम्स टीचिंग प्रोग्राम में जो है फिट नहीं हो सकता, उसके लिए वो चीज़ें बेनिफिट नहीं होगी जो एक एवरेज बच्चे के लिए होगी। फिफ्थ पॉइंट है कि जो एक एक्सेप्शनल चाइल्ड है उसको मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस और स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट इज़ दैट कि एक एक्सेप्शनल चाइल्ड जो है बोथ एक्सट्रीम को बिलोंग करता है, या तो वो बहुत ज़्यादा अपर एक्सट्रीम का बच्चा हो यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर वो बहुत कम इंटेलिजेंट हो यानी कि बिलो एवरेज हो। अब दूसरा क्वेश्चन है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। अब तक हमने कौन से चिल्ड्रन पढ़े? एक्सेप्शनल। अब हम पढ़ेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से चिल्ड्रन होते हैं। तो वो चिल्ड्रन जो रिमार्केबली सुपीरियर होते हैं कुछ एबिलिटीज़ में, यानी कि ज़्यादा होते हैं कुछ एबिलिटीज़ में अदर चिल्ड्रन के कंपैरिजन में, जो उन्हीं के एज के होते हैं उनसे ज़्यादा। वो अपर एक्सट्रीम के होते हैं किसी भी नॉर्मल चिल्ड्रन से ज़्यादा। WB कोलेस्निक ने बोला है कि जो टर्म गिफ्टेड है ये हर एक उस बच्चे पे लगाई जा सकती है जो अपने ग्रुप में सुपीरियर, कुछ एबिलिटी को लेकर सुपीरियर हो, या फिर उसकी जो आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में रहने की, जिस तरह से वो रहता है, वो उसका जो रहने का तरीका है, जो उसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है वेलफेयर के लिए या फिर हमारी सोसाइटी में वो किस तरह से एडजस्ट कर रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम उस बच्चे को क्या बोल देते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन बोल देते हैं। हैवी घर्स्ट बोलता है कि जो टैलेंटेड और गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो बच्चा होता है जो कॉन्स्टेंटली रिमार्केबल या फिर आउटस्टैंडिंग बिहेवियर से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और दिखाता है वो कॉन्स्टेंटली अपना अच्छा बिहेवियर, रिमार्केबल परफॉर्मेंस। सिम्पटन और ल्यूकिन ने कहा है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो बच्चे हैं जो पजेस करते हैं एक सुपीरियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो उनका पोटेंशियल बढ़ाते हैं और उन्हें कितने ही सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर होते हैं, जो कंपैरेटिवली हाई डिग्री के होते हैं, जिनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर दोनों चीज़ें उनमें होती है।
गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो अपर स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ट्रेड, या तो सोशली हो या मेंटली हो या फिर उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो। एक गिफ्टेड चाइल्ड जो है हमेशा रिमार्केबल परफॉर्मेंस या फिर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही देगा, चाहे वो कोई सा भी टास्क हो। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है वो हमेशा, उसके पास हमेशा एक सुपीरियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा जिसकी डिग्री बहुत ज़्यादा हाई होगी, जैसे कि उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग और उसकी इमेजिनेशन पावर। फोर्थ पॉइंट है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसका कंट्रीब्यूशन जो है आउटस्टैंडिंग होगा किसी भी, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, सोसाइटी में रहने की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग होगी, उसकी वेलफेयर में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आउटस्टैंडिंग होगा। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो पजेस करता है हाई आइडिएशनल लेवल इन प्रोडक्टिव एंड इवेल्युएटिव थिंकिंग, यानी कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसकी बहुत ज़्यादा हाई इवेल्युएटिव थिंकिंग होती है, यानी कि वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से सोच सकता है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग, ब्रिलियंट बच्चा बिल्कुल। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है एक प्रॉब्लम सॉल्वर या फिर एक इनोवेटर या फिर एक इवेल्युएटर की तरह जो है बिहेव करता है, और उसको कल्चरल और एजुकेशनल एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। अब गिफ्टेड चिल्ड्रंस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाते, स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाते, सोसाइटी में नहीं एडजस्ट कर पाएंगे अच्छे से, मेंटल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, उन्हें मेंटली नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, टीचिंग मेथड और कैरिकुलम से वो अनसुटेबल रहेगी, यानी कि जो वो कैरिकुलम है जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है उस वो उन्हें सूट ही नहीं होगा। रेगुलर क्लासेस जो होती हैं नॉर्मल बच्चे के लिए वो उनके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगी। अगर उनकी गिफ्टेडनेस रिकॉग्नाइज नहीं की जाए तो वे परवर्टेड बन जाते हैं और अपनी इंटेलिजेंट का जो है मिसयूज़ करते हैं, और ये फिर वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, अनवांटेड जैसा फील करना स्टार्ट कर जाते, और उनको फील होता है कि वो बार बार रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ में हो जाती हैं। अगर क्लासरूम वर्क बहुत ज़्यादा ईजी है तो जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं और बंकर्स बन जाते हैं, या फिर डे ड्रीम करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने तो ये कर लिया, हमसे तो ये 2 मिनट में हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन करते नहीं है, या फिर वो अपनी क्लासेस को बंक करना शुरू कर देते हैं कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये तो बहुत ईजी है, ये सब तो हमें आता है। अगर उन्हें सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिले तो उनके अंदर जो है नेगेटिविज्म और बैड रिएक्शन की अथॉरिटी उनके अंदर आ जाती है, यानी कि फिर वो अपने ऊपर किसी को नहीं मानते, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाते हैं। और अगर उनको प्यार, अफेक्शन और सिंपैथी एल्डर से नहीं मिलता है तो वो गैंग्स को ज्वाइन कर लेते हैं। जनरल मेथड और टीचिंग्स क्या है गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए? पॉजिटिव रेंसफॉर्मेंट, यानी कि उनकी वर्क को प्रेज करो, गुड वर्क को, लेकिन बट चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म आर मोर इफेक्टिव टू रेनफोर्स गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये काम तो करता है, लेकिन जो चैलेंज है या फिर उनको क्रिटिसाइज किया जाए तो वो और इफेक्टिवली वर्क करते हैं, यानी कि वो नेगेटिव रेंसफॉर्मेंट पे ज़्यादा काम करते हैं। जो रिपीटेशन है टीचिंग में वो उनके लिए बोरिंग हो जाती है, तो वो अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ कंटेंट को जो है लाइक नहीं करते हैं। वे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पे, जर्नलाइजेशन में गैप्स को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो टीचर्स हैं उनको कुछ गैप्स छोड़ देने चाहिए, उनको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए ताकि वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं। टीचर्स को उनकी जो इंसाइट है उसको अच्छे से डेवलप करना चाहिए, डीपली उनको अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए, कुछ कुछ गैप दे के ईजी चीज़ों में। प्रोविज़न ऑफ, और उन्हें एक प्रोविज़न दिखाना चाहिए कि तुम्हें लाइब्रेरी जाना है, रीडिंग रूम्स उनको लेकर जाएं, लेबोरेटरीज़ में लेकर जाएं, फील्ड वर्क की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाए, क्लासरूम में डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेके आएँ ताकि वो स्टिमुलेट हो जाएं, उन्हें भी लगे कि हाँ हमसे भी ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिफ्टेड चाइल्ड का एक एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट जो है 10 साल का है और वो कॉलेज लेवल की बुक्स तक पढ़ लेता है, और ये दिखाता है कि वो कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेता है, लेकिन अपनी खुद की रेगुलर क्लासेस में वो बोर हो जाता है क्योंकि जो वो काम है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी है। सो ये तो उसकी जो हॉस्टिलिटी है, उसकी जो गिफ्टेडनेस है वो रिकॉग्नाइज नहीं की गई अब तक। तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड की एक टिपिकल प्रॉब्लम है। एजुकेशनल प्रोविज़न का जो एग्जांपल है वो ये है कि स्कूल्स जो है उनको एक एडवांस लर्निंग ग्रुप को शुरू करना चाहिए और उनको हार्डर प्रॉब्लम्स को देना चाहिए, एसेस देना चाहिए उन्हें लाइब्रेरी का, फील्ड ट्रिप्स का, और दिस इज़ हाउ वी प्रोवाइड गिफ्टेड चिल्ड्रन नीड्स। इस तरह से जो है हम गिफ्टेड चिल्ड्रंस की नीड को फुलफ़िल कर पाएंगे। एग्जाम टिप में हमें एक्सेप्शनल चाइल्ड की 3 डेफिनेशंस को लर्न करना है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स,
6 कैरेक्टरिस्टिक्स गिफ्टेड चाइल्ड की, 9 प्रॉब्लम्स गिफ्टेड चाइल्ड की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम और बोर्डम इन क्लास की प्रॉब्लम हम याद रखिए। गिफ्टेड अपर एक्सट्रीम होते हैं और एक्सेप्शनल बहुत होते हैं, एक्सट्रीम भी या फिर एवरेज भी या बिलो मतलब टॉपर भी। अब बैकवर्ड चिल्ड्रन, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बैकवर्ड चिल्ड्रन की, क्या क्या कॉजेज है, एजुकेशन प्रोविजन में क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें लेनी चाहिए ताकि जो बैकवर्ड चिल्ड्रन है उनकी हेल्प हो पाए। सो बैकवर्ड चिल्ड्रन का क्या मीनिंग है, तो एक बैकवर्ड चिल्ड्रन वो है जो परफॉर्म करता है एक्सपेक्ट, जो उसकी एज से एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे थोड़ा सा नीचे, वो अपने क्लासमेट्स के साथ कीप अप नहीं कर पाएगा हर एक सब्जेक्ट में या फिर किसी एक सब्जेक्ट में। आईक्यू जो होता है एक बैकवर्ड चाइल्ड का वो 85 से कम होता है, और मेंटली रिटार्डेड का, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा होगा उसका जो आईक्यू होगा वो 50 होगा। साइलर बर्ड ने एक बेस्ट डेफिनेशन दी है एक बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में कि जो एक बैकवर्ड चिल्ड्रन होगा वो बच्चा होगा जो किसी भी काम को करने के लिए अनेबल होगा जब तक नेक्स्ट बिलो ना आ जाए, जब उसकी एज क्लास का काम वो नहीं कर पाएगा नेक्स्ट बिलो दैट विच इज़ नॉर्मल फॉर हिज एज, लेकिन जो उससे निचला वाला जो वर्क होगा वो आराम से कर लेगा। इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, इंडियन सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक बैकवर्ड चाइल्ड वो चाइल्ड होता है जो अपने से 1 साल ज़्यादा होने के बाद एवरेज बच्चा बनता है उसकी क्लास का, यानी कि बैकवर्ड जो चाइल्ड होता है वो 1 ईयर ओल्डर होता है अपनी एवरेज क्लास के बच्चे से, बस इतनी सी बात है। बैकवर्ड जो चाइल्ड होगा वो 1 साल ओल्डर होगा एवरेज एज ऑफ इस क्लास से ज़्यादा। बैरटन हार्ट ने बोला है कि जो बैकवर्ड चाइल्ड है वो बच्चा है जो अपना काम जो है कुछ केसेस में एजुकेशनल अटेनमेंट से कम होता है, जितना वो कर सकते हैं उससे कम। ये बैकवर्डनेस भी 2 तरह की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब किसी एक ही सब्जेक्ट में बैकवर्ड है, और जनरल मतलब सारे सब्जेक्ट में वीक है। बैकवर्ड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो जो बैकवर्ड चाइल्ड की जो मेंटल एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगी, यानी कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा और मेंटल एज होगी कम। एक बैकवर्ड चाइल्ड जो है वो मेंटली रिटार्डेड होगा, एज वेल एज हो भी सकता है और नहीं भी, डिफरेंट भी हो सकता है। डलनेस भी एक कोज हो सकता है बैकवर्डनेस का। एक बैकवर्ड चाइल्ड जो है उसको हमेशा लोअर एजुकेशनल अटेनमेंट मिलती है, उससे ज़्यादा मतलब उससे कम मिलती है, जो वो खुद कैपेबल करने की कोशिश कर सकता है उससे भी कम मिलती है। वो अपनी जो पेस है वो क्लास के साथ मेंटेन नहीं कर सकता, या तो वो एक ही सब्जेक्ट में करेगा या फिर वो सब सब्जेक्ट में वीक होगा। अपने क्लास का जो नेक्स्ट बिलो नॉर्मल फॉर देयर एज है वो काम वो नहीं कर पाएगा, यानी कि जो काम उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल है वो उस काम को नहीं कर पाएगा। क्लास असाइनमेंट में वीक होगा और एग्जामिनेशंस में भी वो वीक होगा। बैकवर्डनेस की कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, ईटियोलॉजी इसको हम बोलते हैं, ईटियोलॉजी विच मीन्स कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस। फिजिकल कॉज, फिजिकल डिफेक्ट या फिर एबनॉर्मेलिटीज़ जो चाइल्ड के अंदर होती है वो उनको पीछे की तरफ खींचती है। इसके अंदर हो सकता है यानी कि आँखों में कुछ दिक्कत हो, सुनाई नहीं देता हो, शटरिंग की प्रॉब्लम हो यानी कि वो थोड़ा सा हकला के बोलता हो, फिजिकली वीक हो, ये सारी चीज़ें। जैसे कि अगर एक पुअर आई साइड का बच्चा है और उसको हमने पीछे पीछे बैठाते रहे तो हमें वो जो है वो ब्लैक बोर्ड को अच्छे से नहीं देख पाएगा और लेसन को मिस करते चला जाएगा और पीछे रह जाएगा बाकी बच्चों से। सो उसकी जो बैकवर्डनेस है वो किसी फिजिकल डिफेक्ट की वजह से है, ना कि किसी इंटेलिजेंस की वजह से। दूसरा जो इफेक्ट हो सकता है वो है मेंटल इफेक्ट। जो बैकवर्ड चाइल्ड होगा उसका बहुत ही ज़्यादा कम आईक्यू होगा, 85 से कम। इस लो इंटेलिजेंस की वजह से अदर जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो भी वीक हो जाएगी एवरेज चाइल्ड से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो चाइल्ड है 75 आईक्यू के साथ में वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, लेकिन अगर एक चाइल्ड का आईक्यू 100 है तो वो बहुत जल्दी ग्रेस्प कर लेगा। जो मेंटल डिफिशियंसी है वो एकेडमिक बैकवर्डनेस का कारण है।
एजुकेशनल इमेच्योरिटी, फिजिकल और मेंटल शॉर्टकमिंग जो है एजुकेशनल इमेच्योरिटी को लीड करते हैं, यानी कि जो चाइल्ड है वो रेडीनेस, जो टीचर उसको पढ़ा रही है उसको ग्रेस्प नहीं कर पाता है वो बच्चा, यानी कि एजुकेशनल इमेच्योरिटी है उसके अंदर की। यानी कि अगर एक 10 साल का बच्चा एजुकेशनली इमेच्योर है तो उसका जो लेवल है वो 7 ईयर ओल्ड है, तो वो अपने क्लास 5th के वर्क के लिए रेडी नहीं है। इवन दो अगर वो 10 साल की भी हो जाए तब भी वो रेडी नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशनली ही इमेच्योर है। इमोशनल फैक्टर, मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम जो है रिपीटेड फेलियर कॉज करती है, जिससे एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन हो जाता है और बहुत सी इमोशनल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। ये पूरा का पूरा एक साइकिल बन जाता है फेलियर का। जैसे कि राजू हर एक एग्जाम में फेल होता है तो वो एंशियस बन गया, उसने ट्राई करना ही बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस हो गया, इमोशनल प्रॉब्लम ने भी उसको घेर लिया और अब वो और ज़्यादा बैकवर्ड हो गया। इट इज़ अ विशियस साइकिल। उसके घर या फिर होम एटमॉस्फेयर, एक घर का पूरा एनवायरनमेंट भी बैकवर्डनेस कोज करता है, जैसे कि कांस्टेंट क्वारलिंग बिटवीन पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स की लगातार लड़ाई होना, डाइट का बैलेंस नहीं होना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना, कोई पीस शांति ना होना, पॉवर्टी या फिर सपोर्ट की कमी, ये सारी चीज़ें। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर एक चाइल्ड जो है उसको कोई फिजिकल और मेंटल डिफेक्ट नहीं है वो भी अपने आप पीछे जा सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी बच्चे को फुटबॉल पसंद है और वो क्लास में बैठना पसंद नहीं करता तो वो फिजिकली और मेंटली तो हेल्दी है लेकिन वो स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है इसकी, और ये कोज करेगा उसकी बैकवर्डनेस में। स्कूल फैक्टर, जो स्कूल खुद है वो भी कई बार बैकवर्डनेस का कारण बनती है, क्योंकि जो उनकी टीचिंग मेथड है वो इनफ नहीं है, जो टीचर्स है वो इफ़िशियंट बिल्कुल नहीं है, जो एटमॉस्फेयर है वो अनडिज़ायरेबल है, यानी कि वो अच्छा नहीं लगता, इनएडिक्वेट कैरिकुलम है, डिफेक्टिव टाइम टेबल है, स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है अफेक्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है हमेशा सिर्फ नोट्स लिखवाएगी लेकिन उन्हें एक्सप्लेन नहीं करेगी कभी भी, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपना जो इंटरेस्ट है वो खोना शुरू कर देंगे और पीछे रह जाएंगे। सो एक स्कूल भी एक फैक्टर हो सकता है जब एक जो स्टूडेंट है वो बैकवर्ड हो जाए। साइरल बर्ट एनालिसिस ऑफ कॉजेज परसेंटेज, सो ये कुछ परसेंटेज है। पॉवर्टी की वजह से 20%, होम एटमॉस्फेयर की वजह से 16%, एजुकेशनल कॉजेज की वजह से 11%, हेल्थ की वजह से 8% और नेबर आस पड़ोस की वजह से 3% जो है बैकवर्डनेस होती है। एजुकेशनल प्रोविजन क्या क्या हो सकते हैं एक बैकवर्ड चाइल्ड के लिए? 3 टाइप्स हैं। बैकवर्ड चाइल्ड इन रेगुलर क्लास, जो रेगुलर टीचिंग है वो काफ़ी नहीं है एक बैकवर्ड बच्चे के लिए, उन्हें अलग से ट्यूटोरियल क्लासेस की ज़रूरत है। सिंपैथी वाले उन्हें टीचर चाहिए जो उनकी थोड़ी सी सिंपैथी दिखाए, उनकी हेल्प करे, ना कि वो जो आकर डिक्टेट करे बस और सीधा चला जाए। और सफिशिएंट अटेंशन चाहिए उन्हें, यानी कि एक ही पर्सन की अटेंशन चाहिए, ग्रुप में वो बच्चा नहीं पढ़ पाता इस तरह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टीचर जो है 30 मिनट लेता है पर्सनली उस 5 बैकवर्ड बच्चों को अंडरस्टैंड कराने के लिए आज का लेसन। सो जो ये है इंडिविजुअल अटेंशन रेगुलर क्लास की। दूसरी चीज़ जो कर सकते हैं स्पेशल क्लास फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि एक सेपरेट क्लास चलाई जाए स्कूल में ही, जो क्लास साइज उसमें कम हो, सिर्फ 15 से 20 बच्चे मैक्सिमम हो, टीचर्स को सिंपल मेथड और अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ किए जाएं और इंडिविजुअल अटेंशन जो है ज़्यादा आसान है छोटी छोटी क्लासेस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं तो स्कूल ने क्या किया, स्कूल ने एक सपोर्ट क्लास का मैनेज किया और 18 बैकवर्ड चिल्ड्रंस को जो है उसने उस क्लास में रखा। सो टीचर्स ने जो है उसमें फ्लैश कार्ड, विजुअल एड्स को, सिंपल लैंग्वेजेस को यूज़ करना शुरू किया। छोटी क्लास थी जो और ज़्यादा अटेंशन स्टूडेंट्स पर हुई। थर्ड क्वेश्चन है कि स्पेशल स्कूल फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल स्कूल बनवाए जाए, जैसे कि सेपरेट स्कूल फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट, जो बहरे बच्चे हैं, जो डम्ब बच्चे हैं, उन सब के लिए अलग से स्कूल बनवाए जाएं। सिमिलरली जो सेपरेट स्कूल है उनको बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए जो है इस्टेब्लिश किया जाए, बनाया जाए। जो कैरिकुलम है ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग के मेथड्स है, जो टीचर्स है वो सारे के सारे उनके स्पेसिफिक यानी कि उनकी डिमांडेड नीड्स के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को मैनेज करे थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल एक स्पेशल स्कूल जो सिर्फ बना है डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए, जहाँ के टीचर जो है स्पेशली ट्रेन है और लेसन्स जो है एक स्लोवर पेस पे लिए जाए, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा सा कम, और जो कैरिकुलम है वो थोड़ा सा सिंपलर हो और डिज़ाइन हो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को डिफाइन करो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, मीनिंग बताओ। सो क्रिएटिविटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का। जो क्रिएटिव चाइल्ड है वो एक एसेट है सोसाइटी के लिए भी और हमारे पूरे के पूरे नेशन के लिए भी। जो क्रिएटिविटी है वो रेफर करती है ओरिजिनलिटी को, फ्लुएंसी को, फ्लेक्सिबिलिटी को और इलेबोरेशन को। गुइलफोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव थॉट है या फिर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो इंसान कई दिशाओं में एक साथ सोच पाए, या फिर जो अनक्रिएटिव थॉट है यानी कि कन्वर्जेंट जो थिंकिंग है, जो एक फिक्स आंसर के टुवर्ड्स ही सोच पाए। सो गुइलफोर्ड ने कहा है कि जो क्रिएटिविटी है वो इन्वॉल्व करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, यानी कि जो क्रिएटिविटी है वो किसको मानती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को, यानी कि हर अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाना। लेकिन जो इंटेलिजेंस है वो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग को जो है इन्वॉल्व करती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सोच पाने को इन्वॉल्व करती है। नंबर के रेफरेंस में, वर्बल मेमोरी के रेफरेंस में, रीजनिंग, परसेप्शन या फिर स्पेस के रेफरेंस में। टॉरेंस कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक ऐसी प्रोसेस है जो सेंसिटिव प्रॉब्लम्स के लिए सेंसिटिव होती है, डेफिशिएंसीज के लिए, नॉलेज के गैप्स के लिए, मिसिंग एलिमेंट्स के लिए, डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, सोल्यूशन को सर्च करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, हाइपोथेसिस को, डेफिशिएंसी के फॉर्मुलेट को, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए और कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स के लिए। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिएटिव चिल्ड्रन की? फर्स्ट है 3 to 7 ईयर्स। ग्रीविन ने जो आइडेंटिफाई किया है 1933 में, जो चिल्ड्रन है इस ग्रुप के वो रिपीट करते हैं इन मेमोरी इमेजेस को। सो वो जो है पूरी की पूरी स्टोरीज और एसेज को जो है लिख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं उन स्टोरीज को क्रिएटिवली अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि जो एक 5 ईयर ओल्ड बच्चा है वो एक नई स्टोरी बना लेता है एक ड्रैगन के बारे में जो एक टीचर बना। सो उसने पूरी की पूरी फेरी टेल को चेंज कर दिया। ये है अर्ली चाइल्डहुड क्रिएटिविटी। एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स, क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो है इस स्टेज पे ड्राइंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं, राइटिंग में, एक्सप्रेशन में क्रिएटिव हो जाते हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में, लेबोरेटरी के वर्क में, फील्ड वर्क में, लाइब्रेरी के वर्क में पूरी की पूरी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है 4 स्टूडेंट की जो हमेशा अनयूजुअल पिक्चर ही ड्रॉ करते हैं। क्लास के 4 स्टूडेंट जो अनयूजुअल पिक्चर ही ड्रॉ करते हैं आर्ट क्लास में, पोएम्स लिखते हैं घर पे अपनी नोटबुक्स में, नए रूल्स प्लेग्राउंड के लिए इन्वेंट करते हैं। ये होती है एलिमेंट्री स्कूल की क्रिएटिविटी। हाई स्कूल एजुकेशन में क्या होता है, पर्पस ऑफ टीचिंग एट दिस एज, जो नॉलेज है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की उसको इम्पार्ट करना। क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या शो करते हैं, स्किल ऐसे राइटिंग की, ओरिजिनल ऐसे राइटिंग, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना, डिबेट में उतरना, डिस्कशन करना। उनके जो एक्सप्रेशन होंगे वो हाईली लॉजिकल होंगे और यूनिक होंगे सबसे ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिबेट कंपटीशन में 10th क्लास के बच्चे ने एक ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट की जो किसी ने भी नहीं सोची थी अपनी लॉजिकल रीजनिंग से। ये है हाई स्कूल क्रिएटिविटी। हायर एजुकेशन में क्या होता है, इस स्टेज पर जो रिफ्लेक्टिव मेथड है टीचिंग का वो यूज़ किया जाना चाहिए। जो टीचिंग है वो सबसे ज़्यादा थॉटफुल होनी चाहिए इस टाइम पे। मेन एम्फेसिस क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, यानी कि एक्टिविटीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराया जाए, रिसर्च किया जाए, वर्क किया जाए, ऐसे राइटिंग पे काम किया जाए, प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाए, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जाए। जैसे कि एक बीएड स्टूडेंट है वो ओरिजिनली रिसर्च करे टीचिंग मेथड्स पे और नए लेसन प्लान्स को जो है फ्रेमवर्क करे। ये है हायर एजुकेशन लेवल क्रिएटिविटी इन एक्शन। टीचिंग के मेथड्स क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए, साइनेटिक्स टीचिंग मॉडल, इसको डिज़ाइन किया है J.I. गॉर्डन ने और उनके एसोसिएट्स के साथ में। उनकी एजम्पशन के अकॉर्डिंग उनकी जो प्रोसेस के लिए एजम्पशन है और जो क्रिएटिविटी की जो डेवलपमेंट है उनके की कंपोनेंट क्या क्या थे, फोकस, आइडेंटिफाई द क्रिएटिव टास्क, सिंटेक्स उनकी 2 स्ट्रेटजीज थी, अनफेमिलियर को एक्सप्लोर करना और कुछ नया क्रिएट करना समथिंग। न्यू क्या था, सोशल सिस्टम, जो उनका सोशल सिस्टम, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सपोर्ट सिस्टम, रिसोर्सेज एंड मटेरियल, क्लासरूम एप्लीकेशन अप्लाइंग दिस मॉडल इन लेसन। फॉर एग्जांपल टीचर ने कहा हाउ इज़ अ स्कूल लाइक अ जंगल। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सरप्राइजिंग क्रिएटिव कनेक्शन बनाना जो है शुरू कर दिया। ये इंडिकेट करता है कि जो मॉडल मेकिंग स्टूडेंट है वो क्रिएटिवली सोच सकते हैं और अनफेमिलियर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं खूब आराम से।
ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी एक कम्प्लीटली परमिशन स्टाइल टीचिंग स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे हर एक आइडिया जो एक्सेप्ट किया गया है, इसका कोई भी आइडिया जो रिजेक्ट नहीं किया गया है। एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है वो बेटर लर्न करते हैं ग्रुप में। ये एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है। ऑसबॉर्न्स का जो ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसीजर है, उसके 10 स्टेप है। पहला, उस प्रॉब्लम को प्लान करना, फिर उसकी सब प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना, उसके बाद उसके डाटा को सोचना, उसके बाद उसके प्रोबेबल सोर्सेज को सेलेक्ट करना कि कहाँ से सॉल्यूशन मिल सकता है, पॉसिबल आइडियाज़ को डिसाइड करना, फिर उसके बाद में कुछ और ज़्यादा सोच के कुछ सेलेक्टिवली आइडियाज़ को सेलेक्ट करना, उसके बाद में बेस्ट टेस्ट करना उन आइडियाज़ को, फिर रिलीवेंस और एडिक्वेसी के अकॉर्डिंग टेस्ट करना, उसके बाद में कॉन्टीजीनियस को जो है इमेजिन करना, उसके बाद में जो है फाइनल डिसीजन को लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर ने कहा कि हम पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो हर एक स्टूडेंट ने अलग अलग आइडिया दिया जितना उनसे दिया जा सकता, लेकिन कोई भी आइडिया जो है उस पर कोई भी हंसा नहीं और किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया। तो इस तरह से जो है 30 आइडियाज़ बाहर आए। सो इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर ग्रुप लर्निंग। थर्ड है इंडिपेंडेंट स्टडी, जो बेसिंग ने डिफाइन की है। इसको हम यूजुअली प्रोजेक्ट वर्क भी बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, इनिशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है कि आप वो चीज़ पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है चूज़ करते हैं अपना खुद का टॉपिक और इंडिपेंडेंटली उस चीज़ पे वर्क करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च किया कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे वर्क करा सकते हैं। उसने एक मॉडल बनाया, एक रिपोर्ट लिखी, उसकी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया, और ये होती है एक इंडिपेंडेंट स्टडी जब हम कुछ क्रिएटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में डेवलप करते हैं। स्कूल कंडीशंस फॉर क्रिएटिविटी, जो स्कूल है उसको एक ऐसा राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ क्रिएटिविटी ग्रो हो। इसकी की कंडीशंस क्या क्या है कि मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटी ज़रूरी है, सेल्फ असेसमेंट करना आना चाहिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होते रहने चाहिए, स्पेशल प्रोग्राम होने चाहिए कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया एक एनुअल क्रिएटिव आइडियाज़ ऑफ फेस्टिवल, वेयर जो स्टूडेंट है वो किसी भी ओरिजिनल आइडिया को किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, आर्ट की फॉर्म में, साइंस की फॉर्म में, ड्रामा की फॉर्म में। सो जो ये स्कूल कंडीशन है, ये क्रिएटिविटी को नर्चर कर रहे हैं सारे के सारे बच्चों में। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।